हेलो एवरीवन। तो आज हम आ चुके हैं हमारी तीसरी वीडियो के साथ, जो कि योगा का ही है। लेकिन इसके साथ आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारा योगा ख़त्म हो गया है। यस, इसकी केवल 3 यूनिट्स थी जो कंप्लीट हो जाएगी आज। पर ये जो थर्ड यूनिट है थोड़ी सी बड़ी है, तो मैं कोशिश करूँगी कि इसे जल्द से जल्द छोटा करके आपको पढ़ा पाऊँ, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। क्योंकि हम एंड टाइम पे सब वन शॉट ही ढूंढते हैं, तो सबसे छोटा हो। ठीक है, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये इजी है और साथ ही साथ स्कोरिंग भी है। अगर आप इसकी की पॉइंट्स आपको अच्छे से याद हो गए तो आपकी इस चैप्टर पे कमांड बन जाएगा, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसका थर्ड यूनिट का नाम है योगा फॉर हेल्थ। इसका फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट एड एंड सीपीआर। ये दोनों वर्ड्स बहुत कॉमन है, जो हमने सुने भी होंगे। सीपीआर तो नहीं, लेकिन फर्स्ट एड हम में से 95% लोग परफॉर्म भी करते होंगे। कहीं पे भी लग जाती है, खुद ही को लग जाती है, घर में किसी को लग जाती है, तो हम फर्स्ट एड करते हैं ना, वही है। अब फर्स्ट एड क्या होती है? ये इमीडिएट हेल्प होती है किसी इंजर्ड पर्सन के लिए। मतलब सबसे प्राइमरी थिंग होती है किसी इंजर्ड पर्सन के लिए, जिसे हम करते हैं। जैसे हमें घुटने पे लग गई किसी चीज़ से, तो हम उसका फर्स्ट एड कर देते हैं। तो ये सबसे प्राइमरी चीज़ हुई ना ये। ठीक है। और सीपीआर आपको ऐसे तो पता होगा, लेकिन आप इसका फुल फॉर्म जो है वो याद कर लें, ताकि कभी आपको ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो सीपीआर का फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूएशन। और ये आप तब परफॉर्म करते हैं जब किसी इंसान की सांसें आना बंद हो गई है और एम्बुलेंस आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो आप ये परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट एड ज़रूरी नहीं है कि कोई मेडिकल ट्रेनिंग वाला ही करे या कोई प्रोफेशनलिस्ट ही करे। फर्स्ट एड कोई भी कर सकता है। हाँ, मैं कर सकती हूँ, आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, लेकिन हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए तो ही। ठीक है। और हम सबको सीपीआर और एईडी सीखना चाहिए। अब सीपीआर तो मैंने आपको बता दिया, एईडी क्या होता है। एईडी का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर। ये एक्चुअली हमें इसलिए, एईडी आपने मूवीज़ में देखा होगा, जो हम इंसान को शॉक देते हैं ना, एकदम उसकी मतलब एंडिंग होप ही ख़त्म हो जाती है कि बच पाएगा, लेकिन फिर भी हम आखिरी के लिए शॉक देते हैं उसे, वो होता है ये। तो हमें ये भी आना चाहिए, पर बेसिक मेनली सीपीआर आना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ आता है। ठीक है। और अब हम इसकी की पॉइंट्स देखते हैं फर्स्ट एड के। सबसे पहला तो यही कि सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हम की फर्स्ट एड से हम किसी की पेन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मतलब अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसका फर्स्ट एड करके हम उसके पेन को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और ये एक्सीलरेट करता है, यानी आपकी रिकवरी टाइम को कम, मतलब आपकी रिकवरी टाइम का जो होता है कि आप रिकवर जल्दी कर पाओगे, उसमें हेल्प करता है ये। जैसे अगर आपको छोटी मोटी चोट लगी तो आप बैंडेज लगा लेते हो, पट्टी बांध लेते हो। और अगर आपका कोई आर्म या लेग वगैरह कोई टूट गया है, तो आप उसको रेस्ट देते हो और उसके नीचे स्टैंड लगा के उसे सपोर्ट देते हो। ये सब चीज़ों से आपका रिकवरी रेट जो होता है वो अच्छा रहता है, कि मतलब आप बहुत जल्दी रिकवर कर पाते हो। ठीक है। अब इसका छोटा सा एक नोट है जो आपको याद रखना है। ये बेसिकली आपको इसको याद रखने में भी हेल्प करेगा। ठीक है। तो नोट ये है कि सबसे पहला कि फर्स्ट एड सब परफॉर्म कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई प्रोफेशनलिस्ट परफॉर्म करे, लेकिन जिसको थोड़ा सा कॉमन सेंस हो इस सब चीज़ों के बारे में, वही करे। ठीक है। अब है हमारा फॉलोइंग ABCD पॉइंट। हाँ, अब अगर आप किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो ना, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर हो तो ही आपको ये पता होनी चाहिए, लेकिन आप किसी की भी हेल्प कर रहे हो तो आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए, ABCD। ये मेडिकल टर्म्स के थोड़े बहुत पॉइंट होते हैं, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। इसका क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है। अब हमारा एयरवे होता है। एयरवे मतलब जहाँ से जो एयर है वो हमारी बॉडी में जा रही है, जैसे कि नोज़ और माउथ। अब अगर कोई इंसान आपको मिला है, मतलब बहुत ज़्यादा इंजर्ड है या फिर बेहोश है, तो आप पहले चेक करो कि उसके जो एयरवे हैं वो क्लियर है या नहीं। जैसे नाक में कुछ फंसा हुआ तो नहीं है, मतलब सांस प्रॉपर अंदर बाहर हो रही है या नहीं हो रही है। ये दूसरी आ गई ब्रीदिंग उसकी सांस प्रॉपर आ रही नहीं आ रही। और तीसरा है C यानी सर्कुलेशन, मतलब उसके पल्सेस चेक करो कि उसका सर्कुलेशन प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर डिसेबिलिटी तो नहीं है उसे, कुछ उसके हाथ पैर में तो कुछ वो नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिजिकली डिसेबिलिटी नहीं है, वो चेक करना है। ये हमारे ABCD पॉइंट है, इसे आप लर्न कर लें, क्योंकि मे बी इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स है जो हमें दिमाग में रखना है जब हम किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हो। पहला, मतलब अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट और हम वहाँ पहुँचे हैं और आप चाहते हैं उस पेशेंट को ट्रीट करना, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। पहले कि आप इन्वायरमेंट चेक करें कि वो पर्सन के लिए सेफ़ है नहीं है। ऐसा नहीं कि आप किसी जंगल में देखा है उसको और जंगल में उसका ट्रीटमेंट करें, क्या पता पीछे से कोई शेर वेर आ जाए, उसके साथ साथ आपकी लाइफ भी खतरे में हो जाए, तो ऐसी हरकत नहीं करनी है।
पहले देखना है कि इन्वायरमेंट सेफ़ है कि नहीं है, और नहीं हो तो आप उसे इन्वायरमेंट मतलब सेफ़ इन्वायरमेंट में लेके जाएँ। दूसरा है कि पर्सन कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, वो होश में है या बेहोश है। अगर वो बेहोश है तो उसके ऊपर ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाएँ, बहुत ज़ोर-ज़ोर से बोले कि तुम ठीक हो, उठो, आर यू ओके, आर यू ओके, ऐसे। और तीसरा कि हेल्पलाइन को कॉल करें। अच्छा, ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ना कि आर यू ओके, आर यू ओके, ये थोड़ा बहुत कॉमेडी लग रहा होगा आपको, लेकिन एक्चुअली जब कोई इंसान बेहोश होता है और हम उसे ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला-चिल्ला के बुलाते हैं ना, तो बहुत चांसेस होते हैं उसके होश में आने के, ठीक है? तीसरा कि नंबर लाइन को यानी एम्बुलेंस को कॉल करें और उसकी पल्सेस फील करें और उसकी ब्रीथ को सुने। मतलब आपने मूवीज़ में देखा होगा ना कि उसकी चेस्ट पर सिर रख के ब्रीथ को सुनते हैं, मतलब हार्ट बीट को सुनते हैं, तो वो करें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसको सीपीआर की ज़रूरत है तो वहाँ पे सीपीआर परफॉर्म करें। और ये जो एईडी है ये बहुत लास्ट स्टेज में फॉर्म किया जाता है और एक्चुअली इसका सामान कहीं मिलता भी नहीं है, हॉस्पिटल में मिलता है। तो ये तो रेयर केस में, लेकिन सीपीआर परफॉर्म करें। सीपीआर अभी हमने ऊपर देखा कि क्या होता है, ये कार्डियो पल्मिनरी रेस्क्यूएशन होता है, जो कि एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है। ये बहुत यूज़फुल होता है समवन जिसकी सांसें बंद हो गई है, उसको सांसें नहीं आ रही है, तो अगर हम उसे सीपीआर देना तो उसकी लाइफ बचा सकते हैं, और अगर आपने सीपीआर नहीं दिया तो उसकी लाइफ आप खतरे में भी डाल सकते हैं। अब दो सिचुएशन है कि अगर आप ट्रेन नहीं हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सीपीआर देने के लिए, तो उसका जो चेस्ट है उसको कंप्रेस करो 100 टाइम इन अ मिनट। आप कोशिश करो कि उसका जो चेस्ट है, जहाँ पे हमारा दिल है, हमारा हार्ट है, उसको कंप्रेस करो अपने हाथ से, पाम से 100 टाइम इन अ मिनट। उसको कंप्रेस करना है आपको जब तक मेडिकल हेल्थ आ नहीं जाती है। और अगर आप थोड़े वेल ट्रेंड हो, मतलब आपको पता है सीपीआर कैसे देते हैं, तो 30 टाइम चेस्ट को प्रेस करना है, कंप्रेस करना है, और उसके बाद उसके 2 रेस्क्यू सेट्स करना है और 2 बार मतलब ब्रीथ करना है माउथ टू माउथ उसको। और आप मास्क भी यूज़ कर सकते हैं ताकि जो इन्फेक्शन का वो होता है ट्रांसमिशन वो ना हो। तो आप उसको 30 टाइम कंप्रेस करें और 2 बार ब्रीथ माउथ टू माउथ दें उसे। तो ये 2 सिचुएशंस हैं, आपको याद रखनी है। और ब्रेन डैमेज कैन हैपन, एक पर्सन को कोई ब्रेन डैमेज भी हो सकता है, वो मर भी सकता है 5 to 10 मिनट्स में, अगर आपने उसको सीपीआर नहीं दिया। अगर आपको लग रही है ज़रूरत कि उसको सीपीआर देना चाहिए, उसके बाद भी आपने उसको नहीं दिया तो उसकी जान जा सकती है। तो ये आई नो थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा, अजीब क्या बुरा लगेगा, तो इसलिए आप सबकी छोटी सी सीखी कि आप सीपीआर सीख लो यार, ठीक है। अब जोक्स अपार्ट, हमें सीरियसली पढ़ना है क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। ओके, अगर आप किसी अडल्ट को, या ये 2 कंडीशंस है कि अगर आप छोटे बच्चे को सीपीआर दे रहे हो तो कैसे सीपीआर दोगे, या किसी बड़े को सीपीआर दे रहे हो तो कैसे सीपीआर दोगे। तो सबसे पहले कि बड़े को, इन अडल्ट्स अगर आप सीपीआर परफॉर्म कर रहे हो तो आपके दोनों हाथ यूज़ करो, उसी चेस्ट को कंप्रेस करो एटलीस्ट 100 टाइम, जो कि अभी हमने ऊपर देखा, और रिकमेंड ऑर्डर के साथ मतलब चेस्ट कंप्रेस करो। उसके बाद एयरवे और उसकी तीनों चीज़ पहले चेक करो, CAB कंप्रेशन, उसको पहले कंप्रेशन करो, फिर उसका एयरवे देखो और फिर उसको ब्रीथ दो। ये मतलब जो आप कंप्रेस कर रहे हो ना, कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर आप उसको, उसकी चेस्ट को इतना दबाओ कि 5 सेंटीमीटर अंदर धंस जाए। धंसना तो ज़्यादा हो गया, मतलब अंदर तक जाए 5 सेंटीमीटर, उसके बाद ही मतलब 5 सेंटीमीटर तक उसको दबाओ, एक बेसिकली ऐसा बोल सकती हूँ मैं। और अगर आप किसी छोटे बच्चे को सीपीआर दे रहे हो तो या तो एक हाथ यूज़ करो या 2 फिंगर्स यूज़ करो, क्योंकि छोटे बच्चे इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा हैवी वेट झेल नहीं पाएंगे, और वैसे ही वो बेचारा बच्चा ऐसे पड़ा हुआ है और आप उसके ऊपर और वेट दे दोगे तो वो आई नो अच्छा नहीं है ना, ठीक है। अब उसको 4 सेंटीमीटर तक उसका कंप्रेशन अंदर जाना चाहिए, 1 सेंटीमीटर बड़े से कम उसका कंप्रेशन अंदर जाना चाहिए। उसको यही कि 100 पर मिनट आप कंप्रेशन दो, और ABC उसका भी एयरवे ब्रीथिंग और चेस्ट कंप्रेशन करना है, ठीक है। अब माउथ टू माउथ जो आप सांस को या फिर एयर को जो प्रोवाइड करते हो वो कैसे करना है। अब अडल्ट के लिए 30 टाइम चेस्ट कंप्रेस करने के बाद 2 सेट्स देने हैं आपको। अब 30 टाइम कंप्रेस किया, फिर 2 बार अपनी बॉडी से उसकी बॉडी टू ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, और यही साइकिल आपको रिपीट करनी है जब तक कोई मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती है। और चिल्ड्रंस में जो प्रेजेंट चिल्ड्रंस में वही करना है रिलेटिवली, जो भी हमने ऊपर देखा कि 2 फिंगर्स यूज़ करनी है और 4 सेंटीमीटर तक अंदर जाना चाहिए, और उसका मतलब 30 टाइम्स ही उसको चेस्ट प्रेस करना है, ठीक है। और इसकी सीपीआर की जो मेथड होती है वो CAB होती है, कंप्रेशन एयरवे ब्रीथिंग, ठीक है। अब कंप्रेशन कैसे करते हैं, पहले तो जो पर्सन है, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कंप्रेस करने के पहले।
ठीक है। कंप्रेस करने के पहले आपको क्या करना है कि पर्सन का जो बैक है उसको फर्म सरफेस पे लेटाना है, मतलब वो सरफेस सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, जैसे ज़मीन, बेसिकली ज़मीन पे लेटाना है, लेकिन वो थोड़ी साफ़ सुथरी हो, थोड़ी ठीक हो, सेफ़ हो, वैसी ज़मीन पे लेटाना है। फिर आपको घुटनों के बल बैठना है, पर्सन के नेक यानी नेक और शोल्डर के वहाँ पे आपको बैठना है घुटनों के बल। फिर उसके बाद आपका एक हाथ उसके सेंटर चेस्ट के सेंटर पे प्लेस करना है और अदर हाथ उसके ऊपर, मतलब बेसिकली आपको इम्पोज करना है अपने हाथ दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर, और पहले हाथ के ऊपर पूरा अपना बॉडी वेट देना है और 100 पर मिनट की रेट से आपको उसको कंप्रेस करना है, उसको पुश करना है 5 सेंटीमीटर तक। और CPR अगर आप ट्रेंड हैं तो नेक्स्ट ओपनिंग जो नेक्स्ट स्टेप आप कर सकते हैं। अगर आप ट्रेन नहीं है तो केवल आपको कंप्रेशन करना है। अगर आप ट्रेंड है तो CPR में पहले कंप्रेशन करा और फिर उसको एयरवे के थ्रू ब्रीथिंग प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब एयरवे, अगर आप ट्रेंड है, अगर आपको पता है CPR कैसे परफॉर्म करते हैं, तो केवल 30 चेस्ट कंप्रेशन करने हैं और पर्सन का एयरवे ओपन करना है और जो आपका हाथ है, पाम है, उसके फॉरहेड पे रखना है जेंटली, बहुत प्यार से या बहुत धीरे से केयर के साथ उसके फोरहेड पे अपना पाम रखना है। और जो अदर हैंड है वो उसकी क्या बोलूँ मैं, नेक के वहाँ हल्का सा रखना है, जहाँ पे अपन चेन पहनते हैं ना, वहाँ पे रखना है और फिर उसको ब्रीदिंग प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब ब्रीदिंग क्या होगी, माउथ टू माउथ आप ब्रीदिंग वो दोगे, ब्रीथ, उसको सांस दोगे, ऑक्सीजन दोगे, और फिर उसके बाद आप मास्क का यूज़ कर सकते हो ताकि इन्फेक्शन इधर उधर फैले ना। अब पहला ये कि इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद ही आप उसको 2 ब्रीथ दें, 2 ब्रीथ से ज़्यादा ब्रीथ ना दें। और अगर चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हैं और उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो AED का यूज़ जल्द से जल्द करें। और दूसरा है कि CPR आप कंटिन्यू करें जब तक आपके पास हेल्पलाइन नहीं आ जाती है, उससे इंसान की जान बच सकती है, ठीक है। और चिल्ड्रंस में अब आपको CAB का ध्यान रखना है, कंप्रेशन, एयरवे और ब्रीदिंग। अब बच्चों में कंप्रेशन कैसे करना है कि अगर आप अकेले हैं वहाँ तो कम से कम 5 साइकिल जो है कंप्रेशन और ब्रीदिंग की वो आप एक बच्चे पे परफॉर्म करें 2 मिनट्स तक, मैक्सिमम 2 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं। और जब तक आपकी लोकल में जो हेल्पलाइन अवेलेबल होगी वो आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप AED का सामान अवेलेबल है आपके पास तो एंड में वो भी दे सकते हैं, पर बहुत लास्ट स्टेज में, ठीक है। और इसमें भी वही करना है कि चाइल्ड को एक फर्म सरफेस पे लेटाना है जो कि सॉफ्ट नहीं हो, वही जैसा आप एडल्ट में उसके पास घुटने के बल बैठे थे वैसे घुटने के बल बैठना है, नेक और शोल्डर के वहाँ। और अपने 2 फिंगर्स दोनों हैंड्स की 2 फिंगर यूज़ करनी है। और चाइल्ड वे बहुत बच्चे बहुत छोटे होते हैं ना, तो अपने अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है, मतलब 13 वगैरह का है, तो आप दोनों हैंड्स यूज़ कर सकते हो। अगर छोटा बच्चा है तो या तो आप एक हाथ यूज़ करो या 2 फिंगर्स यूज़ करो और वो उसके चेस्ट पे कंप्रेशन परफॉर्म करो। उसका 2 इंचेस अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, एक्चुअली बेसिकली 4 सेंटीमीटर उसके अंदर जाना चाहिए, मतलब आप उसके हार्ट को 4 सेंटीमीटर प्रेस करो और वही 100 to 120 कंप्रेशन इन अ मिनट होना चाहिए। और अगर आप ट्रेन CPR हैं तो उसके बाद आप उसे ब्रीदिंग में प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद एयरवे, अगर आप ट्रेन CPR है तो 30 चेस्ट, ये वही सब चीज़ें जो हम अडल्ट केस में कर रहे हैं, जो हमने ऊपर पढ़ी ना वही की वही सेम नीचे है कि जो हम अडल्ट में 30 चेस्ट कंप्रेशन करेंगे वही इसमें बच्चों में भी 30 चेस्ट कंप्रेशन करना है। फिर अपना पाम जो है वो जेंटली वो बच्चे के सिर पर रखना है और उसके हेड के पीछे रखना है और फिर उसके बाद उसको जेंटली उसकी चिन को थोड़ा सा ऊपर करना है और एयरवे ओपन करना है, फिर उसे माउथ टू माउथ ब्रीथ प्रोवाइड करनी है। और यही सेम जो प्रोसेस होगी ब्रीदिंग में होगी, पहले 30 कंप्रेशन फिर 2 सेट्स ऑफ ब्रीदिंग, ये एक साइकिल होती है। और अगर उसका एयरवे ओपन है, पिंच नॉस्ट्रिल्स, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग आप दे सकते हो और बच्चों का मुंह कवर रखना अगर आप माउथ टू माउथ दे रहे हो तो। और उसके बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ सेट्स आपको देने हैं और आप वो देखने के बाद चेक करो, पहले एक बार आपने दिया फिर चेक करो कि इसकी चेस्ट में कुछ फ़र्क पड़ रहा नहीं हो रहा है, क्या लग रहा है आपको, उसके बाद सेकंड सेट दो, ठीक है। फिर अगर 2 सेट के बाद आपको फ़र्क नहीं दिख रहा तो उसके बाद आप दूसरा सेट फिर से स्टार्ट करो और फिर CPR जब तक आपको कंटिन्यू करना है जब तक कुछ मूवमेंट शुरू ना हो जाए बच्चे में या आपके पास इमरजेंसी हेल्पलाइन ना आ जाए, ठीक है। अब योगिक मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस, ओके। सो स्ट्रेस आज इस जनरेशन का बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है स्ट्रेस। तो इसका कंसेप्ट क्या है,
स्ट्रेस जो है यूनिवर्सल टर्म है जो सब लोगों को होता है और सब उसको समझते हैं बहुत अच्छे से। स्ट्रेस चेंज विद इन अ सिस्टम होता है। एक्सटर्नल फोर्स यानी एक्सटर्नल चीज़ों से हमें स्ट्रेस मिलता है। बेसिकली वो पर्सन जो एवरीडे लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जो उससे वो बचना चाहता है या फिर बहुत सारी चीज़ें उसको स्ट्रेस फील करा रही हैं, बेसिकली वो होता है स्ट्रेस। मतलब किसी चीज़ के टेंशन लेना या कुछ चीज़ ऐसा रखना कि ये चीज़ मुझसे नहीं हो रही या चीज़ मेरे साथ ही क्यों हो रही है, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ छुट्टी दिमाग में चलना और उसी चीज़ का बहुत ज़्यादा लोड ले लेना, उसे स्ट्रेस कहते हैं। अब एक बार जो स्ट्रेस की डेफिनेशन है हम एक बार वो पढ़ लेते हैं। स्ट्रेस आप स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू ऑल दी स्पेसिफिक डिमांड्स। अकॉर्डिंग टू WHO, मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग in which individual realize his or her own abilities, can cope, deal with the normal stress of life, can work productivity, and it's able to make a contribution to his or her community. बेसिकली यही कि स्ट्रेस यही होता है जो हम हमारी एबिलिटीज़ को पहचान नहीं पाते हैं और बहुत ज़्यादा लोड ले लेते हैं और बहुत प्रॉब्लम में खुद को डाल देते हैं, वही होता है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस के भी दो टाइप होते हैं, गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस। अब आज तक हमने गुड स्ट्रेस कभी नहीं सुना, हमेशा बैड स्ट्रेस ही सुना है, तो हम आज गुड स्ट्रेस भी देख लेते हैं। गुड स्ट्रेस ये होता है मोटिवेट होना, फोकस्ड एनर्जी होना और अपने परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होना। ये सब चीज़ आपको मोटिवेट करती है ना, आपको इससे अच्छा लगता है, तो इसलिए गुड स्ट्रेस है। और बैड स्ट्रेस एंजाइटी होना, टेंशन होना, परफॉर्मेंस में डाउनफॉल होना, मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम होना बहुत ज़्यादा, उसको बैड स्ट्रेस बोलते हैं। अब कॉजेज़ ऑफ स्ट्रेस क्या होता है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अगर आपको पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उससे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा और उसके कारण आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, आपको हेडेक होने लग जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल पैसा आजकल बहुत ज़रूरी है यार, पैसे के बिना कुछ नहीं हो रहा ज़िंदगी में आजकल। तो पहला ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम। दूसरा है काम, अगर आपको बहुत ज़्यादा काम हो गया, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया है, उसको कवर करना है लिमिट ऑफ टाइम में, तो उसका भी जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। तीसरा है पर्सनल रिलेशनशिप। ओके, तो ये तो कॉमन है, सबको पता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही जो कि नहीं होना चाहिए, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो उससे भी आपको बहुत स्ट्रेस होता है। फोर्थ, पेरेंटिंग। कितनी बार जो पेरेंट्स होता है ना वो भी हमें बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि सिर्फ पढ़ाई के लिए आप कर रहे हो, आपको पता है पढ़ाई, लेकिन पेरेंट्स को नहीं पता ना आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं आपको। या कितनी बार आप पेरेंट्स के लिए बहुत स्ट्रेस है कि यार मम्मा पापा ने मेरे लिए इतना वर्क किया है आज तक, अब मुझे उनके लिए कुछ करना है, तो पढ़ाई करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो उसका भी आप स्ट्रेस ले लेते हो, तो वो भी नहीं लेना है। फिफ्थ है डेली लाइफ एंड बिजनेस। आपकी जो डेली लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस है, बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ रहा है, आप हर चीज़ के लिए लेट हो रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स आप घर पे भूल जा रहे हो, तो उससे भी आपको स्ट्रेस होता है ना। अगर आपका बहुत इंपॉर्टेंट सामान घर पे रह गया तो आपको स्ट्रेस होगा ना कि यार उसको घर पे रह गया, मुझे फिर से जाके लेना आना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा पर्सनैलिटी एंड रिसोर्सेज। पर्सनैलिटी क्या होता है? ये इंडिपेंडेंट सोर्स होता है स्ट्रेस का, और परफेक्शनिस्ट जो होते हैं वो स्ट्रेस को बेसिकली मैं कैसे बोलूँ, एक बार हम रीड करते हैं तो आपको शायद अच्छे से समझ आएगा। Perfectionists may bring stress onto themselves unnecessarily because of their existing standards, experience more negative mental and physical health consequences. बेसिकली जो पर्सनैलिटी होती है हमारी वो स्ट्रेस से भरी हुई है अगर, तो हमें सबसे पहले कि हमें हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, ये करना है, वो करना है, उससे हमारी पर्सनैलिटी अच्छी दिखेगी, लोगों को दिखाने के लिए हम बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं। फिर आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो नेगेटिव है कि नहीं ये भी गलत है वो भी गलत है, और आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी ठीक नहीं है, तो ये होगा। मतलब बेसिकली आपको स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाएगी बॉडी में। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहला कॉमन इफेक्ट है मूड। आपको एंजाइटी हो रही है, मोटिवेशन नहीं आ पा रहा है किसी चीज़ का, फोकस नहीं हो रहे हो आप, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हो, एंगर भरा हुआ है आपके अंदर, मतलब कभी भी सैड हो जाते हो, कभी क्या करने लग जाते हो। सबसे पहला सिम्टम्स है आपका मूड स्विंग्स। दूसरा कॉमन है आपका बिहेवियर। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा दिखा रहे हो सब पे, अल्कोहल पी रहे हो, तंबाकू खा रहे हो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, केवल अपना ऐसा लग रहा है आपको कि अल्कोहल पीने से आपकी जो टेंशन है वो भाग जाएगी, या ये जो भी चीज़ें हैं जो आप गलत काम कर रहे हो स्ट्रेस के चक्कर में, बिहेवियर में जो चेंज आ रहा है आपका, ये दूसरा सिम्टम है।
ठीक है। अब जो इफ़ेक्ट्स हैं स्ट्रेस के वो क्या होता है? स्ट्रेस जो होता है वो नेचुरल और फिजिकल मेंटल रिएक्शन होती है लाइफ एक्सपीरियंस की। अब सब लोग स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं टाइम टू टाइम, एक सर्टन एज में आके सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं स्ट्रेस क्या होता है। और क्रॉनिक स्ट्रेस ये होता है, इसके सिम्टम्स होते हैं कि आपकी ओवरऑल बीइंग, आपकी ओवरऑल जो बॉडी, उन सब पे आपका इफेक्ट पड़ना। जैसे कि रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो स्ट्रेस के हार्मोन्स होते हैं वो इन दोनों सिस्टम्स पे वर्क करते हैं, मतलब उन्हें हार्म करते हैं। स्ट्रेस के दौरान आपकी, अगर आपने देखा होता है, एक तो आपको एनजाइटी के कारण आपकी सांसें हांफने लग जाती है, आप सांस नहीं ले पाते हो ढंग से, तो ये स्ट्रेस के कारण होता है। आप सांस नहीं ले पाते हो ढंग से, आप मतलब ऐसे घुटन घुटन होती है, आपको बहुत टाइटनेस फील होती है चेस्ट में, तो वो होता है रेस्पिरेटरी और कार्डियो सिस्टम पे जो स्ट्रेस का इफेक्ट होता है। और उसका रिजल्ट ये होता है कि आपका जो हार्ट है वो और ज़्यादा काम करने लग जाता है, उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और कितनी बार आपको हार्ट अटैक आने के भी चांसेस होते हैं। दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम पे, अब इस पर क्या वर्क करता है ये कि अगर आप अंडर स्ट्रेस्ड हो तो जो आपका लीवर है वो एक्स्ट्रा ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज बॉडी में देने लग जाएगा, ज़्यादा एनर्जी बूस्ट हो जाएगी। और क्रॉनिक स्ट्रेस जो होता है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज की जो शुगर होती है वो इंक्रीज़ कर देता है, उसके कारण आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब शुगर का लेवल इंक्रीज़ होगा तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगी और शुगर की बीमारी भी हो जाएगी। ठीक है, शुगर और शुगर की बीमारी और डायबिटीज़ एक ही बेसिकली। अब मस्कुलर सिस्टम, अब इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी इंजरी हो सकती है स्ट्रेस के कारण, आपका स्ट्रेस के कारण ध्यान नहीं हो तो आपको लग सकती है किसी चीज़ की। अगर आप रिलैक्स्ड हो तो आपको नहीं लगेगी, आप अंडर स्ट्रेस होगे तो आपके जो मसल्स होंगे मे नॉट गेट चांस टू रिलैक्स, उनको चांस नहीं मिलेगा रिलैक्स करने का, तो वो भी आपको, आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा, आपके मसल्स के लिए अच्छा नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट है सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब स्ट्रेस जो होता है वो बॉडी और माइंड दोनों के लिए अच्छा नहीं होता है। अब अगर ये बहुत ज़्यादा कंटिन्यू हो रहा है एक मैन के लिए कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो उसके जो टेस्टोस्टेरोन है उसका जो लेवल होता है वो गिर जाता है और इंक्रीज़ हो जाती है इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी उसके मेन प्रोडक्टिव पार्ट पे, ऑर्गन पे, लाइक प्रोस्टेट और टेस्टिस। ठीक है, और वुमेन के लिए स्ट्रेस मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे डायरेक्ट इफेक्ट डालता है, उससे वो इरेगुलर हो जाते हैं, हैवियर फ्लो होने लग जाता है और ज़्यादा पेनफुल होता है और ये अनसहनीय, मतलब बहुत बुरी चीज़ होती है। ठीक है, अब फिफ्थ है इम्यून सिस्टम। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाएगा और आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लग जाओगे, तो ये भी चीज़ अच्छी नहीं है ना, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करना कम कर देगी, आपको बहुत जल्दी बीमारियाँ लग जाएंगी। और अगर इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो आपको बहुत जल्दी जल्दी लग जाएगी, मतलब बहुत जल्दी चोट लगने के चांसेस होंगे। आप चल रहे हो और आपका पैर मुड़ेगा तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका पैर ही टूट जाएगा अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है तो। ठीक है, अब जो हमारा योगा है वो कुछ मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है स्ट्रेस के लिए, तो आपको परफॉर्म करना चाहिए, जैसे सूर्य नमस्कार हो गया, ताड़ासन हो गया, वृक्षासन हो गया। अब कुछ इसकी डाइट्स हैं वो हमें देखना है। अगर आपको याद हो तो मैंने फर्स्ट में या सेकंड चैप्टर में डाइट्स पढ़ाई थी आपको, सेकंड चैप्टर में, राइट, डाइट्स पढ़ाई थी, तो आप उसमें इसका डिस्क्रिप्टिव वीडियो देख सकते हो, उसमें ज़्यादा अच्छे से बताया मैंने। लेकिन जो इसमें भी छोटी समरी दे देती हूँ, जो सात्विक डाइट होती है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब हमें खाना चाहिए। जो तामसिक और राजसिक डाइट है हमारी उसको अवॉइड करना चाहिए। तामसिक और राजसिक में आ जाता है जंक फूड आ जाता है, स्पॉइल्ड फूड आ जाता है, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और अच्छा साफ़ सुथरा खाना खाना चाहिए, वेजिटेबल्स खाना चाहिए मेनली। ठीक है, अब योगा टू प्रिवेंशन ऑफ कॉमन डिसीजेज। ओबेसिटी यानी मोटापा, अगर आपकी डाइट अच्छी है तो आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा, आपका बॉडी मास नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं कि जो आपकी लाइफस्टाइल होती है, अगर उसमें मोटापा आ जाता है तो आप लोगों को भी ऑनेस्टली ऐसा नहीं लगता है कि यार सब आपको मोटा मोटा बोलते हैं, और बेसिकली ये बीमारी भी होती है। अगर आप कंटिन्यूसली मोटे होते जाते हो ना तो एक बीमारी होती है, मेडिकली बहुत सीरियस बीमारी होती है ये। और जो एक्सेस फैट एक्यूमुलेशन होता है वो इनबैलेंस एनर्जी भी बैलेंस में एनर्जी में इनबैलेंस प्रोवाइड करता है, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होता है। और जो इसकी डाइट है वो हाई कैलोरी टू लो फाइबर डाइट हो जाती है। और सेकेंडरी लाइफस्टाइल जो होती है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है ओबेसिटी में। और जेनेटिक्स के थ्रू भी आपको ओबेसिटी आती है, अगर आपकी जो जेनेटिक्स है उसमें ऐसा है कि आप मोटे ही रहोगे या बहुत ज़्यादा मोटे हो जाओगे, ओबेसिटी हो जाएगी आपको,
तो वो जेनेटिक्स की भी कारण होता है। और मेडिकल इलनेस, अगर आप किसी चीज़ से दवाई ले रहे हो, कोई मेडिकल इलनेस हो गई है, उसके कारण दवाई के कारण आप मोटे हो रहे हो, तो ये भी उसके कॉजेज़ हो सकते हैं। फिर अर्ली मेल न्यूट्रिशन, ये जो है ड्यूरिंग पीरियड चेंज होता है। ये आपको शॉर्टेज ऑफ फैट ऐसा बोलता है, और कैलोरीज जो होती है वो ज़्यादा अवेलेबल कर देता है। इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज अवेलेबल होती है जो आपको ओबेसिटी कॉज करती है। अब गट फ्लोरा, इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है उस पर इफेक्ट होता है। इसका मेटाबॉलिज्म पोटेंशियल जो होता है उसका वो प्रॉब्लम में आ जाता है। मतलब अगर ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती उसकी एनर्जी की कंट्रीब्यूट करने की, क्योंकि वो ओबेसिटी में एब्जॉर्व होती जाती है। ठीक है। अब न्यूरोबायोलॉजिकल मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है, जो आपके हॉर्मोन्स होते हैं वो हाइपोथैलेमस के जैसे थैलेमस के जैसे एक्ट करते हैं, हाइपोथैलेमस। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो आपका ब्रेन का सेंट्रल पार्ट होता है, जो फूड इनटेक का काम करता है, एनर्जी का काम करता है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर, यानी अब ज़्यादा एंजाइटी होना, वरी होना, फियर होना, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस होना, फ्रस्ट्रेशन होना, और पर्सन हर जैसे अगर आप स्ट्रेस में होते हो ना, तो पर्सन की आदत होती है ओवर ईट करने की। कुछ लोग अगर स्ट्रेस में होते हैं ना तो वो ज़्यादा खा लेते हैं, तो वो चीज़ बुरी होती है। वाटर रिटेंशन, आप ज़्यादा पानी टू मच, आप स्ट्रेस में होते हो तो आप ज़्यादा कॉफ़ी, टी, पानी, अल्कोहलिक ड्रिंक्स ये सब कंटेन करते हो, वो भी आपका वेट इंक्रीज करता है, ओबेसिटी बढ़ाता है। और जो एक्सेस फैट एक्यूमुलेशन होता है वो मेजर करा जाता है BMI से, बॉडी मास इंडेक्स से। इसका जो फॉर्मूला होता है ये आपको PE में मिल जाएगा। ठीक है। अब इसमें स्किन फोल्ड मेजरमेंट होते हैं, और ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्किन फोल्ड मेजरमेंट का। और जो वेरियस बॉडी के सर्कमफेरेंस होते हैं, पर्टिकुलर रेशियो, वेस्ट और हिप, ये सब BMI के पार्ट है। ठीक है। अब योगिक मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी, ओम चेंटिंग इन प्रेयर, जो हम चेंटिंग करते हैं ना, ओम ओम, वो करो, शुद्धा क्रिया करो, कपालभाति करो, कुंजल करो, अग्निसरा करो, नवली करो, सूर्य नमस्कार करो, योगा आसन परफॉर्म करो, यामा नियामा परफॉर्म करो। ऐसा हमारा योगा बोलता है, ताकि आपकी ओबेसिटी ना बढ़े। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो अबव द नॉर्मल होता है। मतलब ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो जाता है, हाइपर मतलब ज़्यादा हाई होना ना, तो हाई हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की फैक्टर होता है, और इसमें आपकी जान भी जा सकती है। ठीक है। और इसकी क्लासिफिकेशन है प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो होता है वो हाई ब्लड प्रेशर होता है, एब्सेंस ऑफ एनी अनलाइंग डिसीज। और जो सेकेंडरी है उसमें हाई ब्लड प्रेशर ड्यू टू अंडरलाइंग डिसीज। ठीक है। मैनेजमेंट क्या होता है इसका, कि आपकी डाइट अच्छी हो पहली, दूसरा कि आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो, आपकी न्यूट्रिशन लेने की न्यूट्रिशन अच्छे से ले रहे हो आप, तीसरा कि आप कंज्यूम कर रहे हो फूड एवरीडे इंटरवल ऑफ टाइम में, और दूसरा कि आप फ्राइड चीज़ अवॉइड कर रहे हो, फिफ्थ कि आप ज़्यादा नमक वाला खाना अवॉइड करो, और सिक्स्थ कि जो खाना रिच इन फाइबर है, जैसे फ्रूट्स हो गए, वो सब अपनी बॉडी को दो, खाओ। ठीक है। बेसिकली जो मम्मी बोलती है ना कि फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल खाओ, आपकी बॉडी के लिए अच्छा हैव एप्पल ए डे एंड कीप डॉक्टर अवे, वो चीज़ है। तो आप फ्रूट्स खाइए डेली। ठीक है। और अपनी खाने की मील स्किप मत करो। हाँ, ये लोगों को बहुत गलत फहमी होती है कि अगर वो भूखे रहेंगे तो वो पतले हो जाएंगे, अगर वो अपनी मील स्किप करेंगे तो पतले हो जाएंगे, तो ये सरासर झूठ है। आप जितना खाना स्किप करते जाओगे ना उतना मोटे होते जाओगे। ठीक है। यौगिक मैनेजमेंट, सबसे पहला है क्रिया। क्रिया में आप जला नीति करो, सूत्रा नीति करो, सूर्य नमस्कार करो, कुछ सिलेक्टेड प्रैक्टिस योगा की वो करो। आसना में आप ताड़ासन करो, काटी चक्रासन करो, कोणासन करो, उत्तना पद्मासन करो, अध्र हलासन करो, पवन मुक्तासन करो, वज्रासन करो, उत्तरासन करो, भुजांगासन करो, और धनुरासन करो। प्राणायाम, नदी शुद्धि करो, उज्जाई करो, और भ्रमारी करो। ठीक है। मेडिटेशन में ब्रेथ अवेयरनेस करो, ओम चैंटिंग और ओम का मेडिटेशन करो। अब कॉन्ट्रैक्ट डिटेक्शन, इसमें क्या है कि जो ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, मतलब हाइपर पेवरेशन की जो ब्रीदिंग प्रैक्टिस है उसको अवॉइड करो। अब लो बैक पेन, अब इसमें क्या है कि जो आपको बैक पेन होता है ना, वो बहुत सारी चीज़ों के कारण होता है। या तो अगर आपकी प्रोडक्टिविटी में लॉस हो गया, आपकी एनर्जी में लॉस हो गया है वो,
तो या आपकी आपकी इंजरी हो गई है, तो इससे आपकी जो हेल्थ केयर के एक्सपेंसेस है ना वो भी बढ़ते हैं। पेन और जो स्ट्रेन होता है वो स्पोर्ट्स इंजरी के कारण हो सकता है, या घर में कहीं जा रहे हो या गार्डन में कहीं जा रहे हो तो आपको, या आपका जर्क लग गया है, सच कार का एक्सीडेंट हो गया, आपका एक्सीडेंट हो गया है, या स्ट्रेस लेवल के कारण, या बहुत सारी चीज़ों के कारण आपका होता है बैक पेन, लो बैक पेन। ठीक है, इसका सिम्टम्स क्या है कि आपको बार बार कुछ लिमिटेड, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड हो गई है, आप मतलब उससे ज़्यादा नहीं झुक सकते हो, अपनी बैक को ज़्यादा नहीं झुका सकते हो, आप सीधे खड़े नहीं रह पा रहे हो, आपका जो मोशन रेट है वो स्लो हो गया है, और जो आपका बैक है ना वो ओकेजनली पेन फील करता है, तो वो किसी इंजरी या डिसऑर्डर के कारण होता है। और क्रॉनिक बैक पेन जो होता है वो मेजर ड्यूरेशन के टाइम पे होता है, मोर देन अगर 3 मंथ से ज़्यादा अगर आपको है तो आप डॉक्टर को दिखाइए। ठीक है, अब कॉजेज़ क्या होते हैं इसके, एज फैक्टर है कि आप बूढ़े होते जा रहे हो तो होता है, बोन स्ट्रेंथ कम है, आपकी मसल्स की इलास्टिसिटी कम है तो उसके कारण होता है, और टोन डेंड अगर आपका डिक्रीज है तो उसके कारण होता है। और पेन ये अकर कर सकता है किसी, अगर आपने बहुत ज़्यादा हैवी सामान को उठा लिया है तो उसके कारण भी आपके बैक में पेन हो सकता है, स्ट्रेन और स्प्रेन लग सकता है, और अगर आपकी जो नर्व रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो गई, इरिटेट हो गई है तो वो भी आपको बैक पेन में कन्वर्ट हो जाती है, तो आपको बैक पेन होता है उसके कारण भी। यौगिक मैनेजमेंट ऑफ लो बैक पेन, वही कि ओम की चैंटिंग और प्रे करो। ये देखो जो है ना कुछ की पॉइंट्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, इसे आप याद रखो ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो। ठीक है, दूसरा स्पाइनल एक्सरसाइज, इसमें क्या है जो सिंपल मूवमेंट्स होते हैं आपके स्पाइनल को लेके, जैसे एक भुजंगासन हो गया, ऐसे कुछ एक्सरसाइज करो जो आपकी स्पाइनल के लिए अच्छी हो। योगा आसन करो, ताड़ासन हो गया, उदर्वा हस्तो आसन हो गया, काती चक्रासन हो गया, प्राणायाम करो, उसमें उजाई प्राणायाम, सूर्यधमा, स्पेशल प्रैक्टिस परफॉर्म करो, और ध्यान करो, मेडिटेशन करो। मतलब बेसिकली इसके प्रिकॉशंस ये हैं कि एक साइड पे आप जो सोता है ना वो ऑलवेज फर्म सरफेस पे सोएं, मतलब कड़क सरफेस पे सोएं और साइड वाइज सोएं, और जो ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं उसे उठाने की ट्राई ना करें क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी पेन हो रहा है, और ज़्यादा ट्विस्ट ना करें अपनी बॉडी को। ठीक है, अब ब्रोंजिकल अस्थमा, ये क्या होता है, एक डिसीज़ होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की जिसमें जो आपका एयर होता है वो नैरोड हो जाता है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, उसमें आपकी कोल्ड है, एक्सरसाइज, इमोशनल स्ट्रेस सब आ जाता है। और इसके नैरो होने के सिम्टम्स ये होते हैं कि आपको वीजिंग हो रही है, आपको ब्रीथ में शॉर्टनेस हो रही है, चेस्ट में टाइटनेस फील हो रही है, कफ आ रहा है बार बार, और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अब क्लिनिकल सोर्सेज, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अस्थमा, अस्थमा को कैटेगराइज करते हैं एपिसोडिक डायप्निया में, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथ, wheezing, coughing, difficulty in expiration, टाइटनेस ऑफ चेस्ट, डिकम्फर्ट इन चेस्ट में भी सीन, और इससे आपको हार्ट अटैक आने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ ब्रोनिचल अस्थमा, एक्चुअली डाइटरी मैनेजमेंट होना चाहिए आपका। डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी इन सब कंडीशंस में, अस्थमा में, रेस्पिरेटरी कंडीशन में, इन सब चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आप किसी फूड से एलर्जिक हो तो वो नहीं खाएं, जो अस्थमा पर्सन होता है उन्हें हमेशा ऐसा खाना था जिससे वो एलर्जिक ना हो। ठीक है, और ठंडा खाना, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, ये सब चीज़ें इन्हें थोड़ा अवॉइड करें अगर आपको अस्थमा से बचना है तो, और अगर आपको अस्थमा है तो फिर तो अवॉइड ही करें। ठीक है, और फूड जो है वो जो प्रोडक्शन फूड्स हैं वो स्पेशली अवॉइड करें। योगा मैनेजमेंट, इसमें क्रिया करें, वही जो 2-3 कीवर्ड्स उसे याद रखना, क्रिया, ओम की चैंटिंग करें, प्रेयर करें, सूर्य नमस्कार करें, योग के आसना करें, प्राणायाम करें, स्पेशल प्रैक्टिसेस परफॉर्म करें और ध्यान परफॉर्म करें। ठीक है, अब आर्थराइटिस, ये क्या होता है, साइन और सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस, इसमें जो कॉमन सिम्टम है इसका वो है कि डिसऑर्डर होना, लेवल पेन के लेवल में डिसऑर्डर होना, जैसे आपकी जॉइंट्स में स्टिफनेस फील हो रही है, आपको टाइटनेस फील हो रही है, समटाइम्स आपको एक फील हो रहा है जॉइंट्स के अराउंड, मतलब दर्द हो रहा है जॉइंट्स में, घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है वो, और ये इसके मेन सिम्टम्स हैं। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे हो, अब आपका जो वेट है वो बहुत जल्दी कम हो रहा है, आपकी स्लीप अच्छी नहीं हो रही, नींद पूरी नहीं हो रही है,
और मसल एक हो रहा है आपको बहुत ज़्यादा, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। अब इसकी योगिक मैनेजमेंट क्या है कि वही चैंटिंग करो, योगा के आसना करो, प्राणायाम करो, स्पेशल प्रैक्टिस परफॉर्म करो, ध्यान करो, ठीक है। अब ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है चैप्टर। मैंने आपको जैसे कि बोला था कि मैं कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूँ, और आई गेस ये हो भी जाएगा और आप लोगों को समझ भी आएगा, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। योगा एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी क्या होती है? साइकोलॉजिकली जो पर्सनैलिटी होती है वो कुछ कुछ वेज में बटी हुई है। जैसे बिहेवियर क्या है, लोगों के प्रति आपका बिहेवियर क्या है, आप फिजिकली क्या मतलब बिहेवियर है आपका, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली क्या बिहेवियर है आपका लोगों के प्रति, आप कैसे बिहेव करते हो सबसे, वो आ जाता है इसमें। पर्सनैलिटी डेवलप कैसे कर सकते हो आप? योगा के थ्रू। इसमें 5 कोशक्स हैं, उसके थ्रू आप पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हो, आपकी आत्मा को डेवलप कर सकते हो। आपकी आत्मा को जैसे कि 5 कोशक्स होते हैं वो आपकी आत्मा के अराउंड होते हैं, उससे आप डेवलप कर सकते हो। ये जो शेल्स होते हैं वो आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट के ऑर्डर को, जिसको हम अनामाया कोश बोलते हैं यानी फिजिकल बॉडी, प्राणायामा कोश यानी एनर्जी बॉडी, मन मोया कोश यानी मेंटल बॉडी, और विजय नाना माया कोश यानी ब्लिस बॉडी, ये जो है वो सब हायर लेवल होते हैं कॉन्शियसनेस के। अच्छा, और ये ना ये कोश के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ये मे भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। योगा फॉर फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए आपको? जो प्रैक्टिस परफॉर्म करनी चाहिए आपको, वाइटल रूल जो होते हैं वो करना चाहिए, और जो क्योरिंग आसनास होते हैं वो करना चाहिए आपको आपकी बॉडी के लिए, और आसना से आपको आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनानी चाहिए, ठीक है। और योगा फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेटिव डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट जो होता है आपका वो इसलिए होता है कि आपका योगा के थ्रू आपका अटेंशन बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ती है, थिंकिंग, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब एज के साथ साथ बढ़ते जाता है। ये प्रोसेस होती है लाइफ की, और अगर आपको इसे अच्छा रखना है या फिर आप चाहते हो कि आपकी और इन्हांस हो तो आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए, त्राटका करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, और ये आपकी पाइनियल ग्लैंड को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। योगा फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशन, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो, आपके इमोशंस को छुपा नहीं सकते हो, बहुत जल्दी आपको रोना आ जाता है, गुस्सा आता है, तो उसमें भी ये डेवलपमेंट हेल्प करता है डेवलप करने में, मतलब अच्छा करने में, आपकी कैपेसिटी, इमोशनल एबिलिटी को हाइड करने में, मतलब ज़्यादा इमोशनली आप ना हो, उससे हेल्प करता है ये। बेसिकली इमोशनल डेवलपमेंट में हेल्प करता है ये। कंसिडर जैसे कि आप आपके एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कर सको, और आपको गुस्सा आ रहा है तो ज़रूरी नहीं कि आप गुस्सा दिखाओ, ठीक है। इसमें आपकी रिलैक्सेशन टेक्निक्स आ जाती है, प्राणायाम आ जाते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आ जाती है, जो टूल्स होते हैं जैसे ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम्स होती हैं उसमें हेल्प करता है। योगिक प्रैक्टिस जो होती है वो पॉजिटिव चेंज लाता है आपकी बॉडी में, आपकी मेंटल हेल्थ में, इमोशनल हेल्थ में, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फटीग, गिल्टी, इन सब में बहुत हेल्प करता है आपको, ठीक है। मतलब इन सब से रिमूव होने में, इन सब से बचने में बहुत हेल्प करता है। योगा फॉर सोशल डेवलपमेंट। योगा आपके सोशल डेवलपमेंट में इसलिए इफेक्ट करता है क्योंकि आप योगा करते हो तो आप काम रहते हो यानी शांत रहते हो, तो आपका जो दूसरे लोगों के प्रति बिहेवियर होता है वो अच्छा होता है, आपका एटीट्यूड अच्छा होता है, तो वो चीज़ अच्छी होती है। जैसे उसके लिए आप यामा, नियामा, प्रत्याहारा, ध्याना और अष्टांग योगा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी सोशल डेवलपमेंट सुधारना चाहते हो तो ये सब करना है। फाइनली आपका ये लास्ट टॉपिक है योगा का, पूरी बुक का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। योगा फॉर स्पिरिचुअल हेल्थ। अब योगा में जैसे चैंटिंग है हमारी ओम की, ये सब है। अब योगा जो होती है वो स्पिरिचुअल हेल्थ में आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाती है, इसमें गॉड के प्रति आपका विश्वास बढ़ता है, और गॉड से आपका कनेक्शन अच्छा हो जाता है, गुड हैबिट्स आती हैं आपकी अंदर, स्ट्रॉन्ग वैल्यू आपको फील होती है, मतलब आपको अंदर से एक पॉजिटिविटी फील होती है। जैसे एक चाइल्डहुड से जो आपकी लास्टिंग इफेक्ट होती है पर्सनैलिटी की, वो डेवलप होती है। ध्यान आपका बहुत पावरफुल टूल है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, और टीचिंग प्रैक्टिस ऑफ यामा, नियामा, मेडिटेशन
आर बेनिफिशियल फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। सो फाइनली आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी योगा की बुक ख़त्म हो चुकी है, मेरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, हमारा लास्ट चैप्टर ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करती हूँ मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा, आपको समझ आया होगा, और अगर मुझसे बीच में कोई भी गलती हो गई हो तो आई एम सो सॉरी। इसके नोट्स आपको हमारी बायो में मिल जाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।